कोटा फैक्ट्री का पहला एपिसोड शुरू होता है माहेश्वरी के एक ऐड से, जिसमें एज़ यूजुअल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐड की तरह इसमें फैंसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स कितने मज़े में हैं, कितनी बढ़िया फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, ब्ला 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 ब्ला। पर जैसे ही हम उस ऐड से निकल कर बाहर आते हैं, चीज़ें डार्क हैं। जो कलर, जो ब्राइटनेस वो ऐड दिखा रहा था वो गायब है। हमारे सामने वैभव का ग्रिम चेहरा आता है, जो नर्वस है, परेशान है, सोच में डूबा हुआ है। ये शो की शुरुआत है जो हमें बताती है कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमारे एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ सिर्फ बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बना है। ये आईआईटी का दरवाज़ा नहीं है, ये सिर्फ ट्रॉमा और स्ट्रेस देता है। और इसके बाद कोटा फैक्ट्री मुंह के बल गिरता है। कोटा फैक्ट्री का जो थीम और आइडिया है वो अपने आप में बहुत प्रॉमिसिंग है। कोई शो अगर ऑफ़र कर रहा हो कि वो एजुकेशन सिस्टम और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुराई करने वाला है, जो फैक्ट्री शब्द को इस्तेमाल करे और स्टूडेंट्स की उस रियलिटी को समझाए कि स्टूडेंट सिर्फ एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करके ये इंस्टीट्यूट्स प्रॉफिट कमाते हैं, तो ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी उस शो को पसंद करेंगे। हम सबको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल, 3 इडियट्स आमिर खान की अजीब सी एक्टिंग की वजह से फेमस नहीं हुई थी। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। हम सबको पता है कि सिस्टम में हमें जहाँ रखा जाता है वहाँ पर हमारी कोई एजेंसी नहीं है। सो आप देख सकते हैं ये काम बहुत मुश्किल नहीं था। दिस वॉज वेरी ईजी कि कोई भी इंसान हमारे सिस्टम की बुराई बहुत आराम से कर सकता है। आपको सिर्फ एक जेन्युइन, एक सिंसियर कहानी बनानी है जिसमें आप उस पेन को समझ रहे हो। कोटा फैक्ट्री डिसअपॉइंट्स इन दैट। इस शो और टीवीएफ के उन अजीब आरडी शर्मा वाले स्केचेस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कोटा फैक्ट्री में डेफिनेटली कुछ मोमेंट्स हैं जो बहुत फ़नी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत रिलेटेबल हैं। अच्छी एक्टिंग, एक ठीक ठाक म्यूज़िक और ठीक ठाक सिनेमाटोग्राफी का इस्तेमाल करके आप एक ऐसा शो ज़रूर क्रिएट कर सकते हो जो आपको अपील कर रहा हो, ऑडियंस को उस मेमोरी, उस नॉस्टैल्जिया से कनेक्ट करे जो ऑलमोस्ट हम सबका यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। पर क्योंकि इस शो की अनक्रिटिकली बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है और इस शो में जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है, जो थीम इस्तेमाल किया गया है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कोटा फैक्ट्री क्यों एक डिसअपॉइंटिंग शो है। ये बहुत कुछ बन सकता था। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक अच्छी कहानी बता सकते थे, और मैं बात करूँगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। We interrupt our program to bring you this important message. क्योंकि मुझे लगता है कि कोटा फैक्ट्री के चाहने वाले बहुत हैं, इस वजह से इस शो की डिटेल्स पर बात करते हुए हमारा ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये शो पसंद है और आप मेरा क्रिटिसिज्म सुन के कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी होगा कि हम कुछ कॉमन ग्राउंड्स क्लियर कर लें। आर्ट या किसी भी तरह की स्टोरी को जज करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट राइटिंग और डायरेक्शन, पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि कहानी काम कैसे करती है, उसका आपके दिमाग पर और सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है, और कैसे वो कहानी सोसाइटी से चीज़ें बोरो करती है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो हर कहानी शुरू होती है एक प्रॉमिस के साथ। इसको आप इंट्रोडक्शन या राइटिंग के लैंग्वेज में एक इंसाइटिंग इवेंट भी बोलते हैं। इसका पर्पस बेसिकली होता है कि आपको एक स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ माइंड में डाल देना कि इस कहानी में एलियंस होंगे, रोबोट्स होंगे, इसके थीम में ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, ये आपको शुरू में ही क्लियर हो जाता है। इसको मैं प्रॉमिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कहानी आगे बढ़ती है तो इसी थीम के बेसिस पे आप बाकी की कहानी को जज करते हैं। एक प्रोसेस है जो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। उसके बाद कहानी का हर हिस्सा उसी प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से स्टोरी को डिलीवर किया जाता है। राइटिंग में एक और पैटर्न भी होता है जिसको सबवर्टिंग द एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ये बेसिकली उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आपके साथ एक ट्रिक करने का प्रोसेस है, पर ना ही ये राइटिंग क्लास है और ना ही ये कोटा फैक्ट्री के लिए रेलेवेंट है। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे। अरे हाँ ना, कुछ बोल यार। हाँ सर। शो का टाइटल है कोटा फैक्ट्री।
कोटा वो जगह है जहाँ पर हर साल लाखों बच्चे IIT के तैयारी करने जाते हैं। IIT वो एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पर बहुत सारे लोगों की लाइफ और फ्यूचर तय होता है। उनका सोशल स्टेटस, उनकी क्लास, उनकी फैमिली की कंडीशन, सब कुछ सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। Which is, and I want to be very very clear on this, not a good thing. आई एम द फर्स्ट गाय इन माई फैमिली जिसको इतनी एजुकेशन मिल रही है, जो इतना दूर तक निकल पाया है। किसी भी देश की इकोनॉमी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका फ्यूचर डिटरमाइन करते हों। इंसान को अपनी लाइफ बनाने के लिए किसी रेस का हिस्सा बनना गलत है। सो IIT को फेटिशाइज करने का जो इस शो का प्रोसेस है, हमें उस पर बात करनी होगी। सो कोटा में कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट वैभव स्ट्रगल कर रहा है। पहला एपिसोड शुरू होता है एक बड़ी कोचिंग जहां पर वैभव के फादर ने अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, कनेक्शंस लगा के वैभव के एडमिशन की कोशिश की। वो कोचिंग उसको रिजेक्ट कर देती है बिकॉज उनको भरोसा नहीं है कि वैभव पास हो पाएगा और IIT में सेलेक्ट होगा। एक दूसरी कोचिंग वैभव को सेलेक्ट कर लेती है बिकॉज उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वैभव पास हो या ना हो। उन्हें पता है कि उन्हें वैभव से अच्छे खासे पैसे मिलने हैं। एक शो जो फैक्ट्री की बात करता है और इस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मॉडल को क्लैरिफाई करता है कि ये कोचिंग्स, ये इंस्टीट्यूट्स, ये एडुटेक प्लेटफॉर्म्स, आई एम लुकिंग एट यू एन अकेडमी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए खड़े हैं। दे डोंट केयर अबाउट द स्टूडेंट्स। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुनने की ज़रूरत नहीं है जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोटा फैक्ट्री इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्रिटिकल होना चाहता है। दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ कोटा फैक्ट्री। भैया पढ़ाई देखो ऐसे नहीं होती है ना। अगर पढ़ना चाहते हैं तो भैया जाड़ा पड़ रहा है, जाड़े में चलाओ पंखा, पंखा में लगेगी ठंड और तब पढ़ाई करो, नींद आएगी नहीं। कोटा फैक्ट्री में हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो या लाइफ के इश्यूज, सबका एक ही सोल्यूशन है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, खुद को पुश करो। तुमसे चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि तुमने सही से ट्राई नहीं किया है। ये काम नहीं करता। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी, मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा, और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा ही नहीं। जब गर्मी पड़े तो गर्मी में करना यह है कि पंखा कर दो बंद, एसी, पंखा, कूलर सब बंद, और बढ़िया एकदम ऐसे बैठ के पढ़ो। पसीना चुएगा, गर्मी लगेगी, नींद नहीं आएगी। एक तो ये आइडिया खुद अपने आप में बहुत अजीब है कि जब किसी को कोई चैलेंज आ रहा है तो आप उसको पुश करते हो कि वो उस चैलेंज के अगेंस्ट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। इसका एग्जाम्पल है वैभव का सेकेंड एपिसोड का क्राइसिस, जब वो नई लाइफ में अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। एपिसोड 1 में हम देख चुके हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। माहेश्वरी की स्पीच भी यही है, IIT हर किसी के लिए नहीं बना है, हर कोई उसमें नहीं जा पाएगा। वैभव परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वैभव फोकस नहीं कर पा रहा है। उसने अपनी प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया। सर प्रॉब्लम करने बैठो ना तो हो भी जाते हैं, पर सर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता। सर मन ही नहीं लगता, सर मन ही नहीं लगता। एंड वंस अगेन दिस इज़ वेरी गुड स्टार्ट। ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस मैंने भी फेस किए थे। क्लास 11th में आने के बाद आपको अचानक से लगता है कि चीज़ों का लेवल बढ़ गया है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप बेटर देन एवरेज स्टूडेंट थे। पर अब चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, उतना फोकस, उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। माहेश्वरी की डीमोटिवेटिंग स्पीच और एपिसोड 1 के जो मोन्टाजेस हैं जिसमें वैभव प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उसको अलग अलग स्टूडेंट्स दिखते हैं, सबकी अलग स्टाइल है, सबका अलग प्रोसेस है, सबकी अलग कैपेसिटी, और हर कोई बराबर नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत पीछे हैं, पर सब पर स्ट्रेस बराबर है। ऑनेस्टली अगर वो घटिया सा गाना ना इस्तेमाल किया गया होता उस सीन में तो आप एक्चुअली में उस पेन को महसूस कर सकते थे। आपको दिखाई देता कि मे बी कोटा उतनी अच्छी जगह नहीं है जितना हमें लग रहा है। बना है यारों से मेरा जहां। मे बी वो लाइफ उतनी कूल नहीं थी जितना इस एपिसोड में दिखाया गया है। तो जब आपके आसपास का माहौल आपके कंट्रोल से बाहर हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? गो ऑन जीतू, से इट। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है, और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं करना। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। Every word of what you just said was wrong.
Just no to every single word you said. जीतू ने जो भी बोला है वो सब गलत है। 21 दिन में आदत लग जाती है, ऐसा कोई डेटा, कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। मे बी कुछ लोग कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मैटर बिकॉज दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। हम यही बात कर रहे थे कि हर किसी की कैपेसिटी अलग है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। जब इस शो के कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी, इसके सिचुएशंस ये दिखा रहे हैं कि हर कोई अलग है, तो इस शो का मेन कैरेक्टर जिसको इसके क्रिएटर्स, ऑडियंस और नेटफ्लिक्स फेटिशाइज करते हैं, वो पलट के ये कहता है एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोई बकवास है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर इंसान अलग होता है, हर किसी का प्रोसेस और कैपेसिटी अलग होती है, विच इज एन एक्चुअल साइंस। 21 दिन में आदत लग जाती है इज नॉट साइंस, पर न्यूरोडाइवर्सिटी इज साइंस। इससे हमें यह समझ मिलती है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं या ह्यूमन ट्रेट्स हैं जिसको हमारी सोसाइटी में अच्छा माना जाता है, और कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। आज से 200 साल पहले तक सोसाइटी में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, क्योंकि वो रिसोर्सेज सिर्फ कुछ ही लोगों को दी जाती थी। पर आज हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। पर जिनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है और वो बाकियों की तरह पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें हमारी सोसाइटी में बीमार बोला जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया। ह्यूमन ब्रेन्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस वजह से कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सबको एक बराबर देखता हो वो काम नहीं करेगा। कोटा फैक्ट्री का पहला एपिसोड यही चीज़ दिखाता है कि हर कोई अलग है और हर कोई एक साथ एक ही जगह पर सरवाइव नहीं कर सकता। सबके तरीके डिफरेंट होंगे। पर कोटा फैक्ट्री आकर दूसरे एपिसोड में अपने पावरफुल मेंटर फिगर के थ्रू आपसे कहता है कि प्रॉब्लम और कहीं नहीं, तुम में है। तुम चीज़ें सही से नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम फेल हो रहे हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट करो। देखो, पढ़ने में फिर ना देखो नियम कायदे होते हैं। अगर पढ़ना चाहे इंसान तो पढ़ेगा, है ना। पढ़ना ही नहीं चाहते हो, बार बार पियोगे पानी, है ना, तो बार बार जाओगे पेशाब करने, कंसंट्रेशन हो नहीं पाएगा। काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथा ही बचा। इस स्पीच के ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि उस बात को टाल दिया गया हो। वैभव एक्चुअली में उस एडवाइस का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको फ़ायदा मिलता है। इसका मतलब ये शो कह रहा है कि ये चीज़ काम करती है। दिस इज़ एन एडवाइस जो शो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में लागू करें। कोटा फैक्ट्री में जेई क्रैक करने की कुछ जनरल टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। दे मे नॉट बी ट्रू फॉर लाइक एवरीबडी, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उससे एक तरीका मिलेगा। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट न्यूरोडाइवर्सिटी। हर स्टूडेंट अलग होता है का मतलब है कि हमारे सोशल बैकग्राउंड्स भी अलग होते हैं। महेश्वरी में? हाँ। तो फिर? अरे यहाँ फीस भी बहुत कम है और हिंदी मीडियम में समझाते हैं। हम अलग अलग कंडीशन से निकलकर उस एक ही सिस्टम में जाते हैं जो हमें इक्वली ट्रीट नहीं करता, बिकॉज फंडामेंटली हम सब अनइक्वल हैं। आई एम ऑनेस्टली सरप्राइज कि इस शो में किसी ने पलट के रिजर्वेशन को गाली नहीं दी कि रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। आई अंडरस्टैंड कि रिजर्वेशन पॉलिटिकल टॉपिक है, पर फिर भी अपर क्लास अपर कास्ट आदमियों को किसने रोका है रिजर्वेशन की बुराई करने से? जब तक रिजर्वेशन आरक्षण रहेगा देश का भला नहीं हो सकता। उन्हें कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है वो सबसे पहले रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। उन्हें सिस्टम में सिर्फ एक ही फ्लॉ दिखती है, जो कि फ्लॉ भी नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, रिजर्वेशन इज गुड। रिजर्वेशन एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी ड्यू टू इनइक्वालिटी। हम सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी एजुकेशन, सबकी लाइफ बराबर नहीं होती है, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी। शो में इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एंड दिस इज वाई आई कीप सेइंग दैट कोटा फैक्ट्री इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मीना को देखिए, मीना का सिलेक्शन माहेश्वरी में हो गया। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मीना, आई एम गेसिंग उन्होंने जो नाम यूज़ किया है वो मध्य प्रदेश की एक आदिवासी कम्युनिटी से आता है। पर अगर हम कास्ट को ना भी देखें तो मीना की इकोनॉमिक कंडीशन को शो में बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है, जो हमारे सामने एक प्रूफ देता है कि मीना और वैभव की लाइफ कभी भी बराबर नहीं थी। इसका मतलब है कि मीना वैभव से ज़्यादा समझदार और डेडिकेटेड होने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं पा सकता लाइफ में जो वैभव को फ्री में मिल रही है।
एंड होल्ड ऑन, हम कास्ट को क्यों ना देखें? अगर आपको ऐसा लगता है कि कास्ट और क्लास का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, देन आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आने के बाद लगभग 18% दलित और 24% आदिवासी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कंपेयर दैट टू जनरल कैटेगरी जिसमें सिर्फ 10% बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में ये फिगर दलित और आदिवासी बच्चों के लिए 3% के करीब है, पर बाकी कैटेगरीज में ये 0 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 69% परिवार हैं जो 1 या 2 कमरे के मकान में रहते हैं, उसमें से 78% सिर्फ दलित हैं। इंडिया में 33% ऐसे घर हैं जिनमें बिजली नहीं आती, जिनमें से ऑलमोस्ट 40% सिर्फ दलित घर हैं। ऑलमोस्ट 47% घर हैं जिनमें पीने का पानी नहीं अवेलेबल है, जिनमें से 35% दलित घर हैं। जिन घरों में बिजली और पानी नहीं है, वहाँ के बच्चे इन स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हैं, वैभव जैसे स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हैं। पानी भी बिसलेरी वाली ही पी रहा है अभी तक। वो वैभव जिसको माहेश्वरी में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर सिर्फ वहाँ के इंस्टीट्यूट का हेड खड़ूस ना होता। और हाँ, IIT में जाने के बाद ये कंडीशन बदल नहीं जाती है। राज्यसभा के डेटा के हिसाब से 2016 से 2020 के बीच में सिर्फ 23% बच्चों ने IIT में एडमिशन लिया जो SC/ST बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों में 31% SC/ST बैकग्राउंड से थे। यानी सिर्फ IIT में एडमिशन पाने से उनकी लाइफ आसान नहीं हो जाती है। दिस नंबर कॉल्स इन क्वेश्चन कि ये फिगर इतना डिस्प्रपोर्शनेट क्यों है। ऑब्वियसली इससे उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो एक्चुअली में क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, नॉट कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री उन सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है जिनको कास्ट नहीं दिखती, जिनको जेंडर नहीं दिखता, जिनको गरीबी नहीं दिखती। उन्हें लगता है कि वो 21 दिन तक मेहनत करके कोई भी आदत डेवलप कर लेंगे और कोई भी चैलेंज सॉल्व कर लेंगे। ना ऐसा कभी हुआ है, ना किसी और के साथ होगा। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उनके पास प्रिविलेज है, कास्ट, क्लास और जेंडर की प्रिविलेज। ये शो इसीलिए डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये हमें बताता है कि उदय को भी सेम प्रॉब्लम है। उदय भी मेहनत करके फोकस नहीं कर पाता है। जीतू उदय का मजाक उड़ाता है कि उदय तो निकम्मा है, और उदय बोलता है कि वो नहीं कर पाता, उसके बस की बात नहीं है। फॉलो नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि सुनता नहीं हूं। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। उदय जैसे लोगों की स्टोरी कहाँ है? मीना की स्टोरी कहाँ है? ये स्टोरी क्यों वैभव पर फोकस करती है? और ये स्टोरी क्यों हमें बताती है कि वैभव ने मेहनत करके सक्सेस पा ली? जीतू भी एक ऑर्गेनिक चॉइस है, उनके जैसा कैरेक्टर जो आके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। न्यू एज गैंडॉल्फ हमें दिखाना था जीतू को शायद। I guess this part is just going to be a जीतू rant. जीतू एक डिजास्टर्स कैरेक्टर है। ये बाकी के स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक है। इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब पहले एपिसोड में वैभव रियलाइज़ करता है कि उसको एक ख़राब बैच में डाला गया है जहाँ पर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। रियलाइज़ करिए, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। वैभव से सिर्फ पैसा ऐंठा जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूट प्रॉफिट कमा सके। वैभव जाकर कंप्लेन करता है। अगेन गुड, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके खिलाफ वैभव ने आवाज़ उठाई है, और उसमें जीतू का ये रिएक्शन है। सुन वैभव पांडे जी सर। भीख मांगने में ज्यादा मजा आता है। देख, भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द हेल, ऐसे कौन बात करता है? क्या बदतमीज आदमी है ये। इसको ये मेंटर फिगर बनाना चाहते हैं। एक स्टूडेंट जो अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है, चैलेंज कर रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसको ये जवाब दिया जाता है। जीतू कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम को सुनकर एक्चुअल सपोर्ट ऑफर नहीं करता है। वो हर बार हर एडवाइस में बस ये कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारा अप्रोच गलत है, तुम ऐसा फील ही क्यों कर रहे हो, शट अप एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट जस्ट जीतू, शो के क्रिएटर्स भी आपसे यही चीज कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीतू को इंसर्ट के तौर पे रखा है। जो चीजें वो स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं, वो चीजें वो जीतू से बुलवा रहे हैं। जीतू की दी हुई एडवाइसेस से एक स्टूडेंट की जान चली जाती है। वर्नाली IIT छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। वो क्लियर थी कि वो NIT करके भी काम चला सकती है। जीतू ने उसकी बात नहीं सुनी। जीतू ने वर्नाली को चैलेंज किया जब उसे वर्नाली को सपोर्ट करना चाहिए था। पर तुम्हारे रूम पे किसका पोस्टर है? शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर?
वो तो दीदी मिलना मुश्किल है। और वर्नाली फेल होने के बाद वही ऑप्शन चूज करती है जो उसकी मेंटल हेल्थ अलाउ करती है। जीतू हैज़ ब्लड ऑन हिज हैंड्स एंड आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम अगर शो जीतू को कंडेम कर रहा है। इसका कहना है कि ऐसे टीचर्स की एडवाइसेस नहीं सुननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। शो जीतू की साइड लेता है। एंड में वो जीतू के साथ सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करता है कि देखो जीतू हार गया, दिस इज़ अ ट्रेजेडी, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। ट्रस्ट मी, इस सीन के बारे में मैंने बहुत सोचा है कि एंड में जीतू के साथ ये सिंपैथी क्यों दी गई। एंड ऑनेस्टली दी ओनली आंसर आई हैव इज़ ड्रामा। ये बहुत ही ड्रामेटिक ट्रैजिक एंडिंग निकल के आती, इसलिए इन्होंने जीतू को ऐसी लाइट में दिखाया। इसलिए वर्नाली की डेथ के साथ एक ऐसा मोमेंट क्रिएट किया गया। मेरे अंदर जीतू जैसे लोगों को लेकर कोई सिंपैथी नहीं है। चाहे ये शो जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जीतू कितना उदास है, क्योंकि मैंने जीतू जैसे टीचर बहुत देखे हैं लाइफ में, और दूसरे लोग भी जो एडवाइस देने में कभी नहीं चूकते, जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। इन लोगों को क्या लगता है क्लास 11th और 12th के बच्चों को पता नहीं है कि उनका फ्यूचर दांव पर है, वो आगे चल के अपनी पूरी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। इन्हें लगता है बच्चे सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर रहे। कोई बच्चा क्यों पढ़ना चाहेगा या क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा, क्या ये सवाल कभी इनके दिमाग में आया है? जब भी जीतू का कोई मोनोलॉग शुरू होता है, मुझे ऐसी एडवाइजेस याद आ जाती हैं। अध्ययन तभी हो पाएगा, विद्या तभी मिल पाएगी, जीवन में कुछ तभी बन पाओगे। सुबह उठोगे तो अपने आप को परेशान करो और तब पढ़ पाओगे। अब ज़्यादा नहीं सोना है, सोना नहीं चाहिए ज़्यादा सोएंगे और वो विद्यार्थी तपस्या करनी पड़ेगी। कोटा फैक्ट्री इज़ डिसअपॉइंटिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये एक अच्छा शो बन सकता था या इसके क्रिएटर्स कुछ बढ़िया क्रिएट कर रहे थे। वो गलती से उन टॉपिक्स पर बात कर गए जो मेरे ख्याल से उन्हें अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनमें ये मैच्योरिटी है कि वो अपने अलावा किसी और की बात सुन सकें, किसी और के पर्सपेक्टिव पर ध्यान दे सकें। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें बस इस बात से मतलब है कि हर प्रॉब्लम के लिए उनका सल्यूशन सुना जाना चाहिए। आपकी प्रिविलेज आपको अंधा कर देती है कि सोसाइटी की हर प्रॉब्लम आपको या तो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दिखाई देती है या आपके आसपास घूम रहे आपकी क्लास के लोगों से। इस शो के क्रिएटर्स को लगता है कि इन टॉपिक्स पर बात करके, चाहे वो पीरियड्स है, मैस्टरबेशन है या एजुकेशन गैप है, वो किसी पर एहसान कर रहे हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये शो उसी ऑडियंस के लिए बना है जो अपने पर्सपेक्टिव, अपनी लिमिटेड दुनिया के आगे चीज़ें नहीं देखना चाहती। कोटा फैक्ट्री अपने नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करके आपको सिर्फ मैनिपुलेट करता है। मैंने इसके नॉस्टैल्जिया के एलिमेंट पे बात नहीं की क्योंकि ऑनेस्टली वो बहुत ही शैबी तरीके से किया गया है। ये किसका नॉस्टैल्जिया है? ये क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पे वो अनअकैडमी के लेक्चर्स देख रहे हैं, पर उनके गॉसिप और उनके खेल कूद में कहीं भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक शामिल नहीं है, क्योंकि ये मेमोरीज जो हैं वो शो के क्रिएटर्स की मेमोरी हैं। ये 25-30 साल के आदमियों की मेमोरीज हैं जिस टाइम पे स्मार्टफोन नहीं होते थे। जैसे हमारे टीनेज में हमें समझाया जाता था कि हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, कॉलेज कर लो, जॉब कर लो, फिर तो लाइफ सेट है। हर बार हमारे सामने एक नया चारा फेंका जाता था ताकि हमारा ध्यान भटकाया जा सके। तुम्हें प्रॉब्लम अभी हो रही है लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से कोटा फैक्ट्री भी अपना नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट इस्तेमाल करके उससे हमें भटकाता है ताकि हम मेन प्रॉब्लम पर फोकस ना कर सकें। हम जो इसकी ऑडियंस हैं, एक प्रिविलेज क्लास से आने वाले लोग, हम ये नोटिस ना कर सकें कि इस एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स से। क्योंकि जब आप उस प्रॉब्लम को नोटिस करना शुरू करेंगे तब आप उन चीज़ों को रोमांटिसाइज नहीं कर पाएंगे, तब आप आर डी शर्मा जोक्स पे उस तरीके से नहीं हंस पाएंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि उन बच्चों के साथ या हमारे साथ जो हुआ है वो गलत है। हमारी एजेंसी, हमारी पावर को ख़त्म किया गया है। ये रियलाइजेशन एम्पावरिंग भी है और पेनफुल भी, पर कोटा फैक्ट्री पेनफुल प्रोसेस के थ्रू नहीं जाता, ये आपको कंफर्ट में ले जाता है और आपसे कहता है, याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था। हे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सरप्राइजिंगली ये अब तक का मेरा सबसे मुश्किल वीडियो रहा है, बिकॉज कोटा फैक्ट्री के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना था और इस शो में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स है जिसको मैंने इग्नोर किया।
ताकि इस वीडियो को मैं 1.5 घंटे का ना बनाऊं। एनीवे, अगर आपको ये पसंद आया और आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पे बात करना ज़रूरी है लोगों के साथ, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई हैव नोटिस कि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो अनसब्सक्राइब लोगों से आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आई प्रॉमिस हम ऐसी और भी चीज़ें आगे जाकर क्रिएट करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ लोगों तक पहुंच सकें तो इस चीज़ को थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाएं, ताकि हम इस तरह के और डायलॉग्स आम लोगों के साथ स्टार्ट कर सकें। आपका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत यूज़फुल होगा। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।